यस गाइस, शेयर्स की अगर हम बात करें, द न्यू टॉपिक, देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, दैट इज इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी की अगर हम बात करें गाइस, तो इक्विटी के अंदर भी दो टाइप है, हैविंग यूनिफॉर्म राइट्स एंड दूसरा हैविंग, अभी ऑब्वियस है ना यार कि इसमें यूनिफॉर्म है मतलब सबके समान अधिकार है, तो ये वाला जो होगा उसमें समान अधिकार नहीं होगा, तो इसमें डिफरेंशियल है, मतलब कि सबके राइट डिफरेंट डिफरेंट होंगे, हैविंग डिफरेंशियल राइट्स। समझना कैसे, ये आप 11th 12th में नहीं पढ़ के आए हो कि भैया ऐसे भी इक्विटी शेयर्स आते हैं कि एक में अगर ये कैटेगरी वाले शेयर्स है तो सबका समान अधिकार है, बट अगर दूसरी कैटेगरी डिफरेंशियल वाली है तो उसमें समान अधिकार नहीं है। समझना कैसे, ठीक है। सो यहाँ पे जो डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर्स है गाइस, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा सा। जैसे कि डिफरेंशियल राइट्स किसको बोलते हैं, समझ लो गाइस कि सपोज यहाँ पे तो क्या होगा पता है, यहाँ पे सपोज आज टाटा कंपनी है, राइट, टाटा मोटर्स लिमिटेड। अभी ये जो टाटा मोटर्स लिमिटेड है, ये टाटा मोटर्स लिमिटेड ने कोई शेयर्स इश्यू किए, ठीक है, लेट्स से कि उन्होंने 10 करोड़ रुपए के या 10 करोड़ शेयर्स इश्यू किए, पब्लिक को, ठीक है, ये उन्होंने प्रीमियम के साथ शेयर्स इश्यू किए थे, बट यूनिफॉर्म राइट्स था, मतलब कि ये जो भी 10 करोड़ शेयर्स इन्होंने इश्यू किए, सो चाहे वो मिस्टर ए ने लिया हो, मिस्टर बी ने लिया हो या मिस्टर सी ने लिया हो, उनको जितने शेयर्स होंगे उतना ही डिविडेंड मिलेगा, उनको वोटिंग राइट्स भी उस हिसाब से मिलेंगे। वोटिंग राइट का मतलब क्या होता है, मतलब कि आप जब जनरल मीटिंग बुलाते हो शेयर होल्डर की, राइट, तो वो उस मीटिंग के अंदर कोई आपको रिजोल्यूशन पास करना है, गुजराती में कहिए तो ठराव पास करवो छे, राइट, तो अकॉर्डिंगली वो पर शेयर उनको वोट देने का राइट है। आज सपोज मेरे पास 1000 शेयर है तो मैं 1000 शेयर्स के लिए 1000 वोट दूंगा, आपके पास 3000 है, आप 3000 शेयर्स के 3000 वोटिंग देंगे। समझना, जिसके पास 100 है वो 100, मतलब एक शेयर एक वोट, ठीक है, इस हिसाब से वहां पे उनको बता दिया। तो यहाँ पे सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट की जा रही है। सपोज कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो वो भी उस हिसाब से, कंपनी ने सपोज पर शेयर 5 रुपया डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो मेरे पास 100 शेयर्स है तो मुझे 5 रुपए के हिसाब से 500 रुपए मिलेंगे, आपके पास 200 शेयर्स है तो आपको 1000 रुपए मिलेंगे, मतलब कि कंपनी सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट कर रही है। बट अगर कंपनी ने वही शेयर्स डिफरेंशियल वोटिंग राइट से इश्यू किया तो कानून ये बोलता है कि इसमें कंपनी डिफरेंशियल वोटिंग राइट से अलग अलग ट्रीटमेंट कर सकती है। सपोज कंपनी ने बोला कि हम डिफरेंशियल वोटिंग राइट से शेयर्स इश्यू कर रहे हैं, राइट, बट हम अगर आप 2 शेयर्स लोगे ना, कितने, कंपनी के 2, तो हम आपको 1 वोटिंग राइट देंगे, एंड फिर सारी ट्रीटमेंट भी वैसे ही होगी। फिर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करे ना, तो आपके पास 2 शेयर होंगे, कंपनी ने सपोज 1 शेयर पे 5 रुपया डिविडेंड डिक्लेयर किया, आपके पास 2 शेयर होंगे ना, तो आपको 2 शेयर पे 5 रुपया डिविडेंड मिलेगा, 1 शेयर पे नहीं मिलेगा, आपको उसका आधा ही मिलेगा। मतलब कि कंपनी ने यहाँ पे क्या कर दिया गाइस, शेयर्स आपको डिफरेंशियल वोटिंग राइट से शेयर्स इशू किया, मतलब कि जो राइट्स यहाँ पे यूनिफॉर्म वालों को मिलता है उतना पूरा राइट्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। इट मे बी पॉसिबल कि यूनिफॉर्म से ज्यादा भी मिल सकता है, डिफरेंशियल का मतलब ये नहीं है कि आपको कम ही मिलेगा, कंपनी ऐसा भी कर सकती है कि भैया आपको ज्यादा वहां पे क्या मिलेगा, वोटिंग राइट्स मिलेगा, राइट, तो वैसा भी कंपनी डेफिनेटली अगर करना चाहेगा इस तो वो कर सकती है। सो हैविंग डिफरेंशियल राइट्स कि जिसमें आपके साथ डिफरेंट ट्रीटमेंट होगी। ये डिफरेंशियल राइट्स के अंदर और डिटेल्ड में आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, बट यस सेक्शन 43 इसके साथ डील करता है, ये इंटरमीडिएट के अंदर मैं नेक्स्ट ईयर आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें गाइस, प्रेफरेंस शेयर्स गुजराती में क्या बोलते हैं गाइस, प्रेफरेंस शेयर्स को बताइए, गुजराती में क्या बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को? प्रेफरेंस शेयर ही कहते हैं सलामती सर वही कहते, पसंदगी के शेयर बोलो, पसंदगीना शेयर, पसंदगीना शेयर, पसंदगीना शेयर होल्डर, यस गाइस, सो यस
ये पसंदगीना शेयर होल्डर्स, जिसको हम वहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी बोल सकते हैं, राइट। सो ये आपका पसंदगीना शेयर होल्डर्स थे जैसे। ठीक है, सो यस गाइस, इसमें क्या होता है कि इनके पास दो चीजों में प्रेफरेंस होता है। एक तो उनको इक्विटी से पहले डिविडेंड मिलता है, समझ रहे हैं गाइस। ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं गाइस, इनको डिविडेंड पहले मिलता है ना, तो इनको डिविडेंड जो मिलता है गाइस उसको प्रेफरेंस डिविडेंड बोलते हैं। एंड इक्विटी से पहले इनको डिविडेंड मिलता है। एंड जब कंपनी बंद हो जाए ना, जब कंपनी बंद हो जाए तो यस, ऐसे वाइंडिंग अप के टाइम पे, वाइंडिंग अप या डिसोल्यूशन कंपनी का होता है ना, तो इनको रीपेमेंट ऑफ कैपिटल जो होता है वो भी इक्विटी से पहले होता है। प्रायरली हो जाता है, राइट। मतलब कि इक्विटी से पहले इनको ये दो अधिकार मिलते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड मिलता है एंड वाइंडिंग अप के टाइम पे रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी जल्दी होता है। सो कुछ इस हिसाब से गाइस प्रेफरेंस शेयर्स भी वहां पे डील करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि शेयर्स आपके पास है, मतलब आप कंपनी के ओनर हो, बट 100% ओनरशिप आपके पास नहीं है। क्यों? बिकॉज जितने शेयर्स होंगे, सपोज आपके पास 90% शेयर्स है तो आप 90% के ऊपर, आपके पास 2% शेयर्स है आप 2% के ऊपर, आपके पास सिर्फ एक ही शेयर है सो उतनी ओनरशिप आपकी। सो उस हिसाब से आपकी ओनरशिप वहां पे कंपनी के अंदर रहेगी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 के अंदर ये शेयर का डेफिनेशन दिया है गाइस। वो डिफाइन करता है शेयर which means a share in the share capital of the company and yes it also includes stock। स्टॉक मतलब कुछ नहीं गाइस, स्टॉक का मतलब होता है कि आपके पास जितना शेयर्स पड़ा है ना उसका पूरा सम टोटल कर दो, बंडल ऑफ शेयर्स। मतलब सपोज आपके पास 1000 शेयर पड़े हैं, एक शेयर की वैल्यू 12 रुपया है, तो ऐसा बोला जाएगा गाइस कि आपके पास 12,000 रुपए का स्टॉक पड़ा है। शेयर्स 1000 रुपए, स्टॉक 12,000 रुपए। सो आपके पास जितने शेयर्स पड़े हैं प्लस इनटू जो पर शेयर का प्राइस है वो आप कर दोगे तो वहां पे आपके पास टोटल प्राइस आ जाएगा। A share thus represents such proportion of the interest of the shareholders as the amount paid up thereon that bears to the total capital payable to the company। समझना गाइस, a share thus represents such proportion of the interest of the shareholders as the amount पेड अप, राइट। मतलब कि आपने जितना भी अमाउंट पेड कर दिया होगा, जितने भी कंपनी के शेयर होल्डर्स है, टोटल शेयर होल्डर, ये टोटल शेयर होल्डर ने कंपनी को पैसा दिया होगा। ठीक है, सो जितना भी टोटल पैसा यहाँ पे आया वो कंपनी का क्या हो जाएगा गाइस, टोटल पेड अप कैपिटल हो जाएगा। बिकॉज पेड अप कैपिटल के अंदर क्या आता है, तो शेयर होल्डर ने दिया हुआ जो पैसा है उसको वहां पे पेड अप कैपिटल बोलते हैं। It is a measure of the interest in the company's assets to which a person holding a share is entitled। कि भैया कंपनी के अंदर आपका कितना इंटरेस्ट है, सो जितने शेयर्स आप होल्ड करते हो गाइस उतना आपका इंटरेस्ट है, राइट। तो उस हिसाब से वहां पे उसको कंसीडर किया जाएगा। सो यहाँ पे एक केस स्टडी दिया हुआ है गाइस, शेयर्स इन इज एन इंटरेस्ट इन द कंपनी। भैया आपका कंपनी के अंदर इतना इंटरेस्ट है, उसके लिए शेयर्स वर्ड यूज किया जाता है और शेयर्स आपको शेयर सर्टिफिकेट के फॉर्म में दिया भी जाता है। सो क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़ते हैं उसको। इसने लिखा इन बोरलैंड ट्रस्टीज वर्सेस स्टील ब्रदर्स एंड कंपनी लिमिटेड, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट कि भैया ये जो शेयर है ना, शेयर it is not a sum of money but it is an interest जो आप मेजरमेंट के लिए यूज कर सकते हो by a sum of money and made up to the various rights that is contained in the contract। मतलब कि कंपनी का अपने शेयर होल्डर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वैसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है बट कंपनी ने वो सारी बातें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखी है, समझना। एंड ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शेयर होल्डर को भी लागू होता है। सो कंपनी ने जो जो चीजें यहाँ पे लिखी है वो कंपनी की ऑब्लिगेशन,
वो कंपनी को वहां पे फिलअप करना पड़ेगा। एंड मेमोरेंडम के अंदर ये भी लिखा होगा कि भैया जब जब कंपनी अगर पार्टली पेड अप शेयर्स है एंड कॉल मनी मंगवाए तो शेयर होल्डर को भी क्या करना पड़ेगा, उसका पैसा देना पड़ेगा, राइट। तो दोनों पार्टी के बीच में इस मेमोरेंडम के जरिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसमें कंपनी को पैसा मिलता है शेयर होल्डर से, राइट। एंड इनको शेयर होल्डर को कंपनी के जरिए से बहुत सारे राइट्स मिलते हैं। कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करे तब डिविडेंड मिलता है, कंपनी जब मीटिंग बुलाए तब मीटिंग में वहां पे आने का अधिकार उनके पास है, राइट। इनके पास सम ऑफ मनी मोर और लेस अमाउंट, ठीक है, इंक्लूडिंग द राइट टू अ सम ऑफ मनी। यू शुड नोट दैट द शेयर होल्डर आर नॉट इन द आईज ऑफ लॉ। यू शुड नोट दैट कि भैया जो भी शेयर होल्डर्स होंगे ना आर नॉट इन द कानून के नजरिए में, राइट, वो पार्ट ओनर ऑफ द अंडरटेकिंग। वो कंपनी की जी असेट्स है उसके ऊपर शेयर होल्डर का कोई हक नहीं है कानून के नजरिए से। बट वैसे देखने जाओ तो अगर आपकी कंपनी बंद हो जाए, अंडरटेकिंग मतलब असेट्स का, ठीक है, आप वहां पे लिख देना। अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है, आपकी मिल्कत, असेट्स। सो कानून के नजरिए से आज सपोज रिलायंस ने कोई बड़ा बिल्डिंग बनाया है तो आपके पास रिलायंस के शेयर्स है या आपके पापा के पास या मम्मा के पास शेयर्स है, तो आप ऐसा बोल सकते हो वो जो रिलायंस हाउस दिख रहा है ना वो मेरे पापा का है। कैसे भैया? बिकॉज मेरे पापा के पास रिलायंस के शेयर्स है, मतलब वो रिलायंस के ओनर हुए, तो वो प्रॉपर्टी रिलायंस ने बनाई है, तो उस प्रॉपर्टी पे हम कभी भी जाके हमारी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर सकते हैं, हम वहां पे जाके रह सकते हैं, हम वहां पे जाके मस्ती कर सकते हैं, हम जाके हमारा काम कर सकते हैं। अरे नहीं भाई, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, वो आपकी एसेट्स नहीं है, वो आपके पापा की या मम्मा की भी एसेट्स नहीं कहलाएगी। इवन वो मुकेश भाई अंबानी की भी एसेट्स नहीं कहलाएगी, उनके पास तो कंपनी के 70% शेयर्स है ना, फिर भी वो रिलायंस का हाउस जो होगा वो मुकेश भाई अंबानी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। वो रिलायंस एक इंडिपेंडेंट पर्सन है गाइस। रिलायंस एक अपने आप में है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, वो अपने आप से क्या कर सकता है गाइस, प्रॉपर्टी ले सकता है, उसके ऊपर शेयर होल्डर का कोई पर्सनल अधिकार नहीं होता है, समझना है गाइस, ठीक है। शेयर होल्डर का कोई भी राइट वहां पे नहीं होगा। बट अगर हम देखने जाए, अगर कंपनी आपकी डूब जाती है तो ये एसेट्स बेचनी पड़ेगी, एसेट्स बेच के जो भी पैसा आएगा आप पहले अपने क्रेडिटर्स को, लेनदारों को चुकाओगे, फिर जो पैसा बचेगा वो आप शेयर होल्डर को वापस कर दोगे, राइट। तो अंडरटेकिंग इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम द टोटालिटी ऑफ शेयर होल्डर्स। The rights and obligations attaching to a shares are those that is prescribed by the memorandum and the articles of the company। मैंने जैसे बोला ना गाइस आपको कि इसमें राइट्स भी होगा एंड ऑब्लिगेशन भी होगा। अभी ये राइट्स क्या होता है, तो वहां पे शेयर होल्डर का राइट है कि वो मीटिंग अटेंड करे, उसको डिविडेंड मिले और वो सब कुछ। एट द सेम टाइम शेयर होल्डर की ऑब्लिगेशंस भी है कि जब कंपनी पैसा मंगवाए, पार्टली पेड अप शेयर्स हो, तो ऑब्लिगेशन है कि पैसा फिलअप करे और ये पैसा कंपनी को दे। सो दोनों चीजें होती है गाइस, ऑब्लिगेशंस भी होगा एंड आपको राइट्स भी मिलेगा, ठीक है। और वो सब कुछ किसके अंदर लिखा होगा, सो वो आपके मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के अंदर लिखा हुआ होगा। It must, however, be remembered that a shareholder has not only the contractual rights against the company, but also certain other rights which accrue to him according to the provisions of the Companies Act। समझना है राइट। तो ये दोनों राइट्स मिलेंगे, सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स नहीं मिलेगा। सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स नहीं मिलेगा, इसमें दोनों राइट्स मिलेंगे। ठीक है। सो गाइस ये राइट्स आपको मेमोरेंडम देगा, ये राइट्स आपको कंपनीज एक्ट भी जो 2013 बना है वो भी आपको ये राइट्स देगा, राइट। तो मतलब इन शॉर्ट शेयर होल्डर एंड कंपनी है एक बाजू कंपनी के शेयर होल्डर और वी कैन से कंपनी के मेंबर। कंपनी ने इनको शेयर्स दिया है बिकॉज ये उनका राइट था, कंपनी ने उसको बहुत सारे राइट्स भी दिए हैं बिकॉज ये उनको मिलना चाहिए। शेयर होल्डर ने कंपनी को अभी आधा पैसा दिया है, आधा पैसा फ्यूचर में देना पड़ेगा बिकॉज ये उनका ऑब्लिगेशन है।
समझना। बट ये सब कुछ हम कैसे मान ले कि ये दोनों फुलफिल करेंगे, इसीलिए इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है, कंपनीज का एक्ट होता है, सीए 2013 मतलब कंपनीज एक्ट 2013। इसके अंदर ये सारे राइट्स लिखे हुए होंगे, ये सारी ऑब्लिगेशंस लिखी हुई होगी, सो दैट कोई भी पार्टी मुकर ना जाए। समझना, कोई भी पार्टी मुकर ना जाए, इसीलिए ये सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ होगा। वेरी क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी किसके पास कितना राइट, किसकी कितनी ऑब्लिगेशन, बिकॉज शेयर होल्डर एक थोड़ी ना है, कंपनी के अंदर तो हजारों लाखों शेयर होल्डर है, इसीलिए इनके जितने राइट्स और जितने ऑब्लिगेशंस कितने, तो इनके पास जितने शेयर्स होंगे उतना उनको राइट मिलेगा, उतनी उनकी ऑब्लिगेशन होगी। आज सपोज कंपनी बोलती है कि हमने 5 रुपया कॉल मनी मंगवाया, तो वो पर पर्सन 5 रुपया नहीं मंगवाया, पर शेयर मंगवाया। आपके पास 100 शेयर है तो आपको 500 रुपया पे करना पड़ेगा, आपके पास 10,000 शेयर है तो आपको 50,000 पे करना पड़ेगा। कंपनी बोलती है हमने 2 रुपया डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो वो पर शेयर किया है गाइस, अभी आपके पास जितने शेयर्स होंगे उतना डिविडेंड मिलेगा, इंटू 2 करके। 1000 शेयर है तो 2000 मिलेगा, 500 शेयर है तो 1000 मिलेगा। तो जितनी भी कंपनी को जो भी राइट्स मेंबर्स को देने हैं, या मेंबर्स की भी जितने ऑब्लिगेशंस है, वो कैसे डिसाइड होता है गाइस? उसके नंबर ऑफ शेयर्स पे होता है। जितने ज्यादा शेयर्स उतना ज्यादा राइट, उतनी ज्यादा ऑब्लिगेशन। जितने कम शेयर्स उतने कम राइट्स, उतनी कम ऑब्लिगेशन। सिंपल एज दैट। सो दैट जो आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होगा, तो बॉस हमको तो इतना नुकसान परवड़ता है, इससे ज्यादा नहीं, फायदा भी भले उतना मिले, तो आप उतने शेयर्स कंपनी के लोगे। कंपनी डूब गई तो कोई बात नहीं, वो पूरा 100% नुकसान हो गया। कंपनी का फायदा भी होता है, तो जितने शेयर्स होंगे उतने आपके फायदे होंगे। सिंपल एज दैट। समझ में आ गया? इसीलिए वहां पे उसको शेयर्स के जरिए क्या किया जाता है गाइस? बाइफरगेट किया जाता है। जैसे हमने देखा गाइस कि शेयर कैपिटल 2 टाइप होते हैं, एक इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी के अंदर भी 2 चीजें हैं, एक यूनिफॉर्म वोटिंग राइट है और दूसरा डिफरेंशियल वोटिंग राइट है। Shares are a movable property. The answer is yes. According to section 44 of the Companies Act 2013, the shares or the debentures or other interest of any member in a company, तो वो आपका movable property होगा। अगर आप उसको ट्रांसफर करना चाहते हो, राइट? शेयर्स को मूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं ना। कैसे आज मेरे पास शेयर्स है, कैसे प्रूव होगा? मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट है, वही शेयर्स मैंने आपको बेच दिया, कैसे मान लूं? अरे मेरे पास जो सर्टिफिकेट पड़े थे उसके पीछे मैंने एंडोर्समेंट किया, लिख दिया कि ये शेयर्स मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, और साइन करके मैंने शेयर सर्टिफिकेट आपको दे दिया। मेरे सर्टिफिकेट मेरी जगह से आपकी जगह पे आ गए, मूव किया उन्होंने, एक जगह से दूसरी जगह पे शेयर्स क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ये कोई बिल्डिंग तो है नहीं कि उसको हम खसेड़ नहीं सकते, उसको हम हटा नहीं सकते दूसरी प्लेस से, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, राइट? ये तो मूव कर सकता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं गाइस? मूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। समझना। दूसरा टाइप होता है इमूवेबल होता है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, राइट? तो वो सब कुछ मूव होता नहीं है, तो उसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो यहाँ पे इसने बोला कि भैया ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, एंड शेयर होल्डर इसको क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है। शेयर्स शैल बी नंबर्ड। शेयर होल्डर होगा, आपको जो शेयर्स देंगे का नहीं, उसके भी नंबर होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको जो नंबर दे दिया उसके पास ही वही नंबर के शेयर है, नहीं नहीं, शेयर वाइज नंबर होते हैं गाइस, राइट? उसको कानून की भाषा में बोला जाता है गाइस डिस्टिंक्टिव नंबर। शेयर के जो अलग आपने नंबर दे दिया ना, तो उसको कौन सा नंबर बोलते हैं गाइस? डिस्टिंक्टिव नंबर बोलते हैं। एनो मत करके डॉट करता हूं, मतलब उसको नंबर बोलते हैं गाइस। डिस्टिंक्टिव मतलब कि તમારો नंबर अलग पड़ी आप, जो बीजानो नंबर हो ये તમારો नंबर ना हो। लाइक आपके पास 5 शेयर है, तो आपको नंबर दे दिया 101 से 105 नंबर के शेयर्स आपके, फिर किसी के पास 101 से 105 नहीं होगा। फिर आपके बाद किसी ने शेयर्स लिया, मेरे पास 200 शेयर्स है, तो बेटा 106 से 305 तक शेयर्स थे। 106 से शुरुआत होगी,
305 तक वो 200 शेयर्स दे रहे। तो इस तरह से जो नंबर्स होता है गाइस, उसको कानून क्या बोलता है, कौन सा नंबर बोलता है, डिस्टिंक्टिव नंबर। क्यों? बिकॉज वो अलग अलग होता है। सेक्शन 45 प्रोवाइड्स एवरी शेयर इन अ कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल है shall be distinguished by distinctive number। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक शेयर का क्या होगा, अपना एक नंबर होगा। बट अगर ये कब होगा गाइस डिस्टिंक्टिव नंबर, तो अगर आपके पास फिजिकल शेयर्स होंगे ना तो होगा। अभी आप लोगों को मालूम होगा कि अगर शेयर मार्केट में जाके आप शेयर्स लेते हो ना, और अगर आपके शेयर्स डीमेट में है, इसमें गाइस जैसे बैंक अकाउंट में आपके पास पैसा पड़ा है, मुझे बताना कैसा, अभी मुझे बताइए, आपके पास सिंपल एग्जांपल देता हूं, आपके पास घर पे कैश पड़ी है 10,000 रुपए, तो वो जो 10,000 कैश पड़ा है ना, 2,000 की 5 नोट है, तो उसके ऊपर जो नंबर लिखा है ना, नोट का भी नंबर होता है आप लोग को मालूम, वो नंबर का नोट आपका हो गया, ठीक है। बट वही पैसा आपके 10,000 रुपए बैंक में पड़े, बैंक में, कहां पे पड़े, बैंक में आप विड्रॉ करने के लिए गए और आप बैंक को बोलते हो, हे बैंक, मैंने जो नोट जमा करवाई थी वही नोट मेरे को वापस कर। वही कैसा बोलते हो आप कभी, जो नोट मैंने जमा करवाई थी वही वापस कर, वो मेरी नोट है, दूसरी नोट देगा तो नहीं चलेगा। अरे बॉस, ऐसा भी हो सकता है कि आपने 2,000 की नोट जमा करवाई थी, वो आपको 100 की भी नोट दे, 50 की भी दे, 500 की भी दे, 1,000 की तो बंद हो गई, ठीक है, तो वो कुछ भी दे सकता है। ठीक वैसे ही गाइस फिजिकल में अगर आपके पास शेयर्स है ना, तो उसमें डिस्टिंक्टिव नंबर होते हैं कि 101 से 105 नंबर के शेयर्स मेरे। बट अगर जैसे बैंक अकाउंट होता है गाइस, वैसे ही शेयर्स रखने के लिए एक अकाउंट होता है, डीमेट अकाउंट। क्या होता है? डीमेट अकाउंट, कि जिसमें आप अपने शेयर्स क्या रख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकली रख सकते हो, राइट। तो अगर आपके शेयर्स डीमेट अकाउंट के अंदर है तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो गए। जैसे बैंक में आपके पास ₹1,00,000 पड़ा है और बैंक अगर आपको ये मैसेज कर दे स्टेटमेंट में कि भैया आपका ₹1,00,000 हमारे पास जमा पड़ा है, तो आप मान लेते हो ना कि वो ₹1,00,000 आपका ही है, राइट। आपके पास फिजिकली तो वो होते ही नहीं है, वो तो बैंक में ही पड़े हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी डीमेट अकाउंट में आपके पास अगर कोई शेयर्स पड़ा है गाइस, तो वो आपका जैसे बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट आता है वैसे डीमेट अकाउंट का स्टेटमेंट आता है, ठीक है। तो उसके अंदर लिखा होगा कि इतने शेयर्स आपके हैं, बस उसमें फिर कोई नंबर वंबर, जैसे नोट के नंबर बैंक में पैसा पड़ा हो तो नोट के नंबर कोई काम का नहीं, वैसे यहाँ पे भी शेयर्स का नंबर कोई काम का नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, however this shall not apply to a share held by a person whose name is entered as holder of the beneficial interest in such share in the records of depository। kinds of share capital, section 43 of the Companies Act 2013 provides the kinds of share capital according to the provision of the share capital of the company limited by shares shall be of two kinds, right। शेयर होल्डर शेयर कैपिटल का गाइस दो काइंड होता है, एक इक्विटी शेयर कैपिटल होता है और दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है। ये काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल की अगर हम बात करें गाइस, तो इसके दो काइंड्स है, एक आपका रहेगा इक्विटी शेयर कैपिटल एंड दूसरा आपका रहेगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में दो चीजें होती है गाइस, एक तो वोटिंग राइट आपका यूनिफॉर्म रहेगा, विथ वोटिंग राइट मतलब यूनिफॉर्म वोटिंग राइट जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया, एंड दूसरा डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स है, जो आपको डिविडेंड डिफरेंट तरीके से देगा, वोटिंग आपको डिफरेंट तरीके से देगा, राइट, और अदर थिंग्स जिसमें आपको सेम ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, आपको अलग ट्रीटमेंट मिलेगी, उसको हम क्या बोलते हैं गाइस, डिफरेंशियल वोटिंग राइट। एग्जाम्पल नंबर 7 दिया, इट इज टू बी नोटेड दैट टाटा मोटर्स इन 2008 इंट्रोड्यूस्ड इक्विटी शेयर्स विद अ डिफरेंशियल वोटिंग राइट, ठीक है। टाटा मोटर्स ने इशू किया था भाई 2008 में, इक्विटी शेयर का नाम रखा था ए, राइट, राइट इशू किया था
क्या किया था, मतलब राइट इश्यू किसको बोलते हैं गाइस, कि जब अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कोई शेयर इश्यू करो ना, जो आपके अभी के शेयर होल्डर्स है उसको ही आप शेयर्स इश्यू करते हो, तो उसको कौन सा इश्यू बोलते हैं गाइस, राइट इश्यू। तो टाटा ने ये बोला कि जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको हम नए शेयर्स दे रहे हैं, राइट। उन्होंने बोला कि जिसके पास 10 इक्विटी शेयर्स होंगे एक ए नाम के, उनको हम एक वोटिंग राइट देंगे, बट 5% पॉइंट मिलेगा डिविडेंड में ज्यादा देन दैट द डिक्लेयर्ड ऑन ईच ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर्स। मतलब कि मैं आपको बताता हूं गाइस, टाटा ने क्या किया, टाटा मोटर्स ने 2008 में राइट इश्यू लाया। अभी राइट इश्यू के क्या होता है गाइस, मैं आपको बताता हूं कि सपोज उनके, हम कम नंबर लेते हैं, सपोज उनके 10,000 शेयर्स थे, एग्जिस्टिंग शेयर्स। इन्होंने ना रेशियो के हिसाब से रेशियो रखा कि भैया आपके पास अगर एक शेयर होगा ना तो हम आपको एक शेयर ऑफर कर रहे हैं। आपके पास 500 शेयर्स होंगे तो 500, टोटल मार्केट में कितने शेयर्स होंगे, 10,000, ठीक है। तो हम आपको 10,000 न्यू शेयर्स ऑफर कर रहे हैं, आप पैसे भरो और ले जाओ। 2008 में उन्होंने किया। बट आपके जो पुराने ये शेयर्स है ना 10,000, इसके ऊपर कैसा है कि एक शेयर पे एक वोटिंग राइट है एंड इक्वल ट्रीटमेंट आपको डिविडेंड के लिए दिया जाता है। बट यहां पे हम जो नए शेयर्स आपको ऑफर कर रहे हैं ना, उसमें हम आपको ऐसा देने का नहीं सोच रहे। हम आपको शेयर्स तो 10,000 ही देंगे, बट हम क्या सोच रहे हैं कि आपको, आपके पास 10 शेयर्स होगा ना तब आपको एक वोटिंग राइट मिलेगा, समझे। यहाँ पे शेयर्स तो हम आपको 10,000 ही दे रहे हैं, बट 10 शेयर्स पे आपको एक वोटिंग राइट मिलेगा, समझना। एक ए पॉइंट लिखा। बट डिविडेंड जो है ना, वो तो जो इनको मिलता होगा ना उससे 5% ज्यादा मिलेगा। मतलब कि सपोज कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, ठीक है। कंपनी ने बोला कि हम एक शेयर पे ₹1 डिविडेंड दे रहे हैं, एक शेयर्स पे ₹1 डिविडेंड दे रहे हैं। तो यहां पे अगर आपके पास 100 शेयर है ना तो कितना डिविडेंड मिलेगा, 100 डिविडेंड, ₹100 डिविडेंड मिलेगा। बिकॉज एक शेयर पे ₹1 किया, ये तो ऑर्डिनरी शेयर्स है। बट इसमें क्या बोला था, इसमें इन्होंने बोला कि डिविडेंड आपको, इनको जो डिविडेंड मिलता होगा ना उससे भी 5% ज्यादा डिविडेंड मिलेगा एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी शेयर। क्या बोला, 5% हम आपको ज्यादा डिविडेंड देंगे। तो सपोज आज किसी बंदे ने यहाँ पे राइट इश्यू में शेयर्स लिए हो ना गाइस, तो उसके पास जो 100 शेयर्स होंगे ना तो उसको ₹105 डिविडेंड मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे कितना मिला था, 100 पे ₹100 डिविडेंड मिला था। अब इस 5% ज्यादा मिलेगा, तो 5% ज्यादा तो कैसे हो सकता है, इसको ₹5 ज्यादा डिविडेंड दे दो। तो क्या बोला इन्होंने, इस डिफरेंशियल वोटिंग राइट रखा कि आपको है ना 10 शेयर्स पे वोटिंग राइट एक ही मिलेगा, ठीक है। मीटिंग अटेंड करने के लिए आओगे ना तो आपके पास 10 शेयर्स है, हम आपको एक वोटिंग राइट इस्तेमाल करने देंगे, बट डिविडेंड हम आपको 5% ज्यादा देंगे, समझना, राइट। अब पढ़िए गाइस, in the issue every 10 A equity shares issued only one voting right but would get 5% points more dividend than that declared on the each of the ordinary shares. Since A equity shares did not carry the similar voting right, right, ये जो नए shares issue किए उसमें similar right नहीं है guys, it was being traded at discount to the other common shares having full voting rights. So other companies ने भी ऐसा
वहां पे किया हुआ है गाइस, जैसे कि बिग बाजार वाली जो कंपनी थी गाइस, फ्यूचर रिटेल, जैन इरिगेशन अमोंग अदर्स, राइट। तो ये सारी कंपनियों ने भी डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, ये आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है गाइस, कि ये सारी कंपनियों ने भी डिफरेंशियल वोटिंग राइट से शेयर्स इश्यू किए हुए हैं पास्ट में। ठीक वैसे ही गाइस, जैसे इक्विटी शेयर्स होता है, ठीक वैसे ही प्रेफरेंस शेयर्स होता है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स की अगर हम बात करें गाइस, तो मैंने बोला ना कि ये पसंदगी ना शेयर होल्डर्स, मतलब आपको दो चीजों में पसंदगी दी जाएगी। However, these acts shall not affect the rights of the preference shareholders who are entitled to participate in the proceeds of the winding up before the commencement of these act. ये एक्ट आने से पहले, राइट, आपको जो वहां पे पार्टिसिपेशन करना था, वो राइट्स आपके एज इट इज रहेंगे। मतलब आपको प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी ने, ये एक्ट कब आया गाइस, ये कौन सा एक्ट बोलते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि ये एक्ट आने से पहले, बिफोर कंपनीज एक्ट 2013, अगर कंपनी ने कोई प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किए हैं ना, तो उसके पास जो राइट आपने उस टाइम पे बोला था, उसको कोई अफेक्ट नहीं करेगा। Shall not affect the rights of the preference shareholder who are entitled to participate in the proceeds of the winding up before the commencement of these act. ठीक है, 43 क्या बोलता है गाइस, इक्विटी शेयर्स होगा ना। इक्विटी शेयर्स किसको बोलते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल विद रेफरेंस टू द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। मतलब कि जो आपके सारे शेयर्स है, जो प्रेफरेंस नहीं है, सिंपल है ना गाइस, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, वो आपकी क्या कैपिटल बोली जाएगी गाइस, इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किसको बोलते हैं कि भैया इक्विटी शेयर होल्डर को हटा दे, विद रेफरेंस टू द एनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स that part of the issued capital of the company which carries or would carry out a preferential right. मैंने आपको यहाँ पे भी बोला था कि इनके पास दो राइट्स होते हैं गाइस, एक इनको डिविडेंड में प्रेफरेंशियल राइट मिलता है, एंड वाइंडिंग अप के टाइम पे उनको रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी जल्दी होता है। तो यहाँ पे वही चीज लिखा है कि देखो भैया, इनको है ना डिविडेंड जल्दी मिलेगा, आइदर फिक्स अमाउंट पे होगा या फिर फिक्स रेट पे होगा। ठीक है, विच में आइदर भी फ्री होगा और सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स भी हो सकता है। मतलब कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, कोई प्रेफरेंसेस ऐसे भी होते हैं कि जिसपे टैक्स लगेगा, बट कोई ऐसे भी होते हैं कि जिसमें आपको टैक्स नहीं लगेगा, राइट। तो गाइस उसको प्रेफरेंस डिविडेंड कहते हैं। तो गाइस ऐसे कोई भी शेयर जो आपने इश्यू किया है जिसमें प्रेफरेंस डिविडेंड का जिक्र किया हो, दूसरा रीपेमेंट करवाया हो, in case of a winding up or the repayment of capital of the amount of the share capital paid up or deemed to have been paid up, whether or not there is a preferential right to the payment of the fixed premium, right। तो वहां पे आप क्या कर रहे हो कि आप मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के अंदर उनको बता रहे हो कि भैया आपको रीपेमेंट हम वाइंडिंग अप के टाइम पे जल्दी करेंगे। In the case of a winding up or the repayment of capital, right, यहाँ पे क्या लिखा है guys, of the amount of the share capital paid up or deemed to have been paid up, आपको पे होगा, राइट। तो आपको उस केस के अंदर यहाँ पे लिखा होगा, इस हाईलाइट करता हूँ, देयर इज अ प्रेफरेंशियल राइट टू द पेमेंट ऑफ फिक्स प्रीमियम और द प्रीमियम ऑन एनी फिक्स स्केल, राइट। तो आपको ये जो प्रीमियम है या पैसा रीपेमेंट है वाइंडिंग अप के टाइम पे, तो आपको वहां पे प्रेफरेंशियल राइट दिया जाएगा, जितना भी कैपिटल आपने वहां पे पेड अप किया होगा।
ठीक है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात गाइस मैं आपको और बताना चाहता हूं कि प्रेफरेंस, आपको प्रेफरेंस शेयर्स की पहचान करनी है तो वह ठीक ऐसे ही होगी कि उसके पास दो चीजें होगी, डिविडेंड जल्दी मिलेगा, मेरे साथ बोलिए गाइस क्या होगा, उसको डिविडेंड जल्दी मिलेगा, इस डिविडेंड को हम क्या बोलते हैं गाइस, प्रेफरेंस डिविडेंड बोलते हैं, राइट। एंड दूसरा, उसको रीपेमेंट ऑफ कैपिटल जो होगा ना, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, राइट, तो वो भी वाइंडिंग अप के टाइम पे इक्विटी से पहले होगा। ये दोनों चीजें उसको इक्विटी से पहले मिलती है, समझना गाइस, इसीलिए तो उसका नाम है प्रेफरेंस दिया, राइट। जैसे 4-5 फ्रेंड्स होते हैं और कोई एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को प्रेफरेंस दे और बाकी के फ्रेंड्स का भाव ना पूछे तो हम क्या बोलते हैं, यार तू तो आने प्रेफरेंस आपे छे, आउट करे छे, तेउट करे छे। ठीक वैसे ही गाइस, कंपनी जब कोई एक शेयर ऐसा है जिसको इक्विटी के कंपेयर में प्रेफरेंस देती है, दो चीजों में, डिविडेंड पहले उनको देती है एंड जब कंपनी बंद हो जाए ना तब पैसा वापस पहले प्रेफरेंस को करती है, फिर बचता है तो इक्विटी को करती है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने, प्रेफरेंस डिविडेंड। ये दो राइट तो हर कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे, समझना, ये दो राइट आपको कोई भी बिकॉज प्रेफरेंस शेयर्स भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स होगा आपको ये दो राइट तो मिलने ही वाला है। अभी समझना, इसने बोला कि भैया ये दो के अलावा ये वाले राइट्स भी प्रेफरेंस शेयर्स के पास होते हैं, बट ये हर एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास ये वाले राइट हो, ए वाला एंड बी वाला, ऐसा जरूरी नहीं है। हर एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास, हर एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास ऐसा राइट हो वो जरूरी नहीं है, समझना गाइस। तो यहां पे इसने बोला despite that it is being entitled to either or both of the following rights, right, namely, तो ऐसे शेयर्स कौन से शेयर्स है, तो गाइस ये है ना, ये आपने आई डोंट थिंक सो नाम सुना होगा, इसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या होता है पता है गाइस, कि सपोज आज कंपनी ने, मैं आपको एग्जांपल देता हूं पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का, समझना, पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या होता है पता है, कि सपोज आज कंपनी है ना, ये कंपनी ने सपोज 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, या वी कैन से 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, थोड़ा सा रीजनेबल लगता है, एक करोड़ का प्रॉफिट कमाया ना, तो कंपनी ने सोचा कि चलो हम प्रेफरेंस डिविडेंड तो जो देना ही था ना, तो हमने प्रेफरेंस डिविडेंड देना था 6% के हिसाब से उन्होंने तय किया था, राइट। तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई हमें ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस डिविडेंड देते हैं, तो उन्होंने 20 लाख रुपया प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया। फिर उन्होंने इक्विटी की बारी आई तो इक्विटी शेयर होल्डर को भी डिविडेंड दिया, इक्विटी शेयर होल्डर का 30 लाख रुपया डिविडेंड बनता था। तो अभी भी कंपनी ने 1 करोड़ रुपया कमाया ना गाइस, तो सबको डिविडेंड देने के बाद कितना बचता है, 50 लाख रुपया अभी भी बचता है, ठीक है, समझना। सो अभी आपने जो प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किए थे ना, उसका टाइप कैसा है पता है, कि अगर कंपनी में सारा डिविडेंड पे करने के बाद फिर भी कोई प्रॉफिट बचता है, तो उस प्रॉफिट में ये जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होंगे वो हिस्सा लेंगे, इंग्लिश में बोले तो वो पार्टिसिपेट करेंगे, समझना। सबको सारा खर्चा पे करने के बाद, इवन प्रेफरेंस डिविडेंड एंड इक्विटी का डिविडेंड पे करने के बाद अगर कोई प्रॉफिट बचता है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें हिस्सा लेंगे, तो उस प्रेफरेंस शेयर्स को बोलते हैं पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अगर वो शेयर्स पार्टिसिपेटिव नहीं होता तो ये 50 लाख में उनका कोई हक नहीं होता, समझना मेरी बात। बट ये शेयर्स पार्टिसिपेटिव है, इसीलिए इनका डेफिनेटली राइट आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट गाइस, तो उसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अभी एक और बात बताता हूं कि कंपनी सपोज वाइंडिंग अप के अंदर चली गई,
ठीक है, आपकी कंपनी जो है वो वाइंडिंग अप में चली गई। अभी वाइंडिंग अप में क्या होता है इसका, अगर आपकी कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाए ना, राइट, तो कंपनी की जितनी भी एसेट्स होती है ना, वो एसेट्स कंपनी को बेचना पड़ता है। ये एसेट्स बेचा, राइट, पब्लिक को या जिसको भी चाहिए था, जो भी सारा अच्छा दाम देगा उसको बेचा, कंपनी के पास पैसे आए। सपोज कंपनी के पास 50 करोड़ रुपए आए टोटल। अभी कंपनी ने क्या किया, तो कंपनी के क्रेडिटर्स थे, लेनदार, क्रेडिटर्स को चुकता करना था, तो ये क्रेडिटर्स कंपनी के 30 करोड़ रुपए के थे, उसको चुकता कर दिया। अभी कंपनी 50 करोड़ आए थे, 30 चुकता किया, 20 करोड़ बचे। फिर कंपनी के 10 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर्स थे, तो प्रेफरेंस शेयर्स की कैपिटल 10 करोड़ थी, उसको चुकता कर दिया। फिर कंपनी के 5 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर्स थे, इक्विटी शेयर्स को चुकता कर दिया। फिर भी कंपनी के पास अभी कितना बचा है, 5 करोड़ रुपया कंपनी के पास बैलेंस पड़ा है, सबको सारा पैसा वापस करने के बाद। तो गाइज वैसे तो क्या होता है कि हु आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर्स। कंपनी ना साचा मालिको कौन है, कंपनी ना शेयर होल्डर। तो आ 5 करोड़ कोने जाए, इक्विटी शेयर होल्डर्स ने जाए, राइट। बट यहां पे सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं जाएंगे अगर कंपनी ने पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किए होंगे तो यहां पे कंपनी ने पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किया है, तो ये 5 करोड़ के अंदर समझना, ये जो 5 करोड़ सबका पेमेंट करने के बाद जो बचा, इसमें ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी क्या करेंगे गाइस, पार्टिसिपेट्स करेंगे। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को भी इसमें से हिस्सा मिलेगा एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी वहां पे हिस्सा मिलेगा। जो भी बचा होगा वो वाला पैसा, बैलेंस पैसा, राइट। अगर कुछ नहीं बचा है तो वहां पे पार्टिसिपेट करने का कोई इश्यू नहीं आता। अगर यहाँ पे भी कोई प्रॉफिट नहीं बचा होता कंपनी का किसी साल का, तो भी पार्टिसिपेट करने का कोई इश्यू नहीं आता। समझे मेरी बात। तो गाइस यहाँ पे वही बोला है कि चाहे पार्टिसिपेटिव वाला राइट, ये तो एक एक्स्ट्रा राइट है गाइस, पार्टिसिपेटिव वाला राइट हो तभी हम उसको प्रेफरेंस शेयर्स बोले, ऐसा नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स बोलने के लिए तो 2 कंडीशन इनफ है कि आपको प्रेफरेंस डिविडेंड मिल रहा है, मतलब कि इक्विटी से पहले आपको डिविडेंड मिल रहा है, एंड दूसरा आपको कैपिटल वाइंडिंग अप के टाइम पे ज्यादा मिल रही है। ये तो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है अगर, तो उसको वहां पे क्या बोला जाएगा गाइस, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है तो उसको तो पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स बोला जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है गाइस, कैपिटल शैल बी डीम्ड टू बी द प्रेफरेंस कैपिटल डिस्पाइट, मतलब के तेम छताए इट इज एंटाइटल आइदर और बोथ ऑफ द फॉलोइंग राइट्स, मतलब आपको ये वाले राइट्स मिलते हो या नहीं मिलते हो, जो ए एंड बी में लिखे हैं गाइस, ये वाले राइट्स आपको मिल रहे हो या नहीं मिल रहे हो, उसको वहां पे प्रेफरेंस शेयर्स ही बोला जाएगा, राइट। तो कौन से वाले राइट्स आपको मिल रहे हो नहीं मिल रहे हो, एक तो डिविडेंड वाला राइट जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया, राइट, कि आपको इन एडिशन टू द प्रेफरेंशियल राइट्स टू द अमाउंट स्पेसिफाइड एज अबव, इट हैज अ राइट कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है फुल्ली और लिमिटेड एक्सटेंट के अंदर विथ कैपिटल विच इज नॉट एंटाइटल्ड टू द प्रेफरेंशियल राइट्स अफोरसेड, राइट। तो उनको वहां पे वो राइट मिलता है। कैपिटल के अंदर भी आपको राइट मिलता है। In addition to the preferential right to the repayment on a winding up of the amount specified above, आपके पास राइट है कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, फुल्ली राइट्स भी हो सकता है, लिमिटेड राइट भी हो सकता है, with the capital not entitled to the preferential right in any surplus which may remain after the entire capital has been repaid। मैंने बोला ना आपको, ये सारा कैपिटल रिपे हो गया, प्रेफरेंस को हो गया, इक्विटी को हो गया, फिर भी बचा है, राइट, तो उनको वहां पे क्या कर दिया जाएगा गाइस, उसके अंदर पार्टिसिपेट करवा दिया जाएगा। तो उसको वहां पे बोला जाएगा पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं गाइस। एक्सेप्शंस, प्राइवेट कंपनी को सेक्शन 43 जो है ना गाइस, वो वैसे लागू नहीं होता है। सो 43 उनको कैसे अप्लाई होगा, सो जैसे उनका मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स बोलेगा ना, वैसे प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल होगा। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के अंदर अगर कुछ भी नहीं बोला है तो कोई बात नहीं, तो उनको एप्लीकेबल ही नहीं होगा, एंड अगर कुछ बोला है तो उस हिसाब से उनको ये एप्लीकेबल हो जाएगा। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट shares guys. So if you have any doubt in this, you may feel free to ask. So ये जो कंपनी है गाइस, जिन्होंने अपना
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया, अभी इसके अंदर होता क्या है? सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जनरली 6 क्लॉज होते हैं गाइस। कितने क्लॉज होता है? 6 क्लॉज, ठीक है। कैसे कैसे क्लॉज होता है 6 क्लॉज के अंदर? अभी मुझे बताइए गाइस, कोई लेडी है, वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, बेबी आने वाला है, उसकी प्रेगनेंसी को 9 मंथ्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अभी तो आप लोग को मालूम ही है कि हॉस्पिटल में ही लेके जाना पड़ता है, राइट? अभी वो वाला जमाना नहीं रहा कि दाई माँ घर पे आएगी और डिलीवरी करेगी, राइट? ऐसा तो नहीं होता है ना। सो उस लेडी को 9 महीने खत्म हुए थे, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया, ठीक है। डॉक्टर ने वहां पे डिलीवरी की और वहां पे बेबी आ गया। डॉक्टर ने बोला कि इस बेबी को थोड़े से दिन, 4-5 दिन या जो भी है, उसको यहाँ पे रखना पड़ेगा हॉस्पिटल में, एंड देन उसके बाद, वैसे स्वस्थ है बट हमको वहां पे उसको थोड़ा सा, हमको ऐसा लग रहा है कि बुखार जैसा है, सो हम उसको 3-4 दिन यहाँ पे, 5 दिन यहाँ पे रखना चाहते हैं। लोगों ने बोला ठीक है, मम्मा को भी साथ में रहना पड़ेगा, ठीक है। सो वो उनको वहां पे रखा। अभी आप लोग को मालूम है, गुजराती में तो खास जो बेबी जन्म होता है उसके 6th डे पे, राइट, जो 6ठो दिवस होए त्यारे एनी छठी उजवવામાં આવે गाइस, राइट? नामकरण विधि भी उस दिन ही करते हैं ना, राइट? 6th डे पे ये सेलिब्रेशन करते हैं, राइट? आस पड़ोस के लोग आते हैं, हमारे रिलेटिव्स, फैमिली आती है, राइट? बच्चे को नए कपड़े पहनाए जाते हैं और देन इसका नामकरण विधि करते हैं। बट यहाँ पे तो ऐसा था कि 6th डे पे वो हॉस्पिटल में ही था, तो हॉस्पिटल में छठी कर डाली। गुजराती फैमिली तो इम्पॉसिबल ही होती है, राइट? वो तो कहीं पे किसी का मानती थोड़ी ना है, तो उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर ही फंक्शन सेलिब्रेट कर दिया और बच्चे का नाम रख दिया। तो इस बच्चे का सबसे पहले क्या आया गाइस? उसका नाम आया। इस बच्चे का सबसे पहले क्या आया? नाम आया, ठीक है। अभी 6-7 दिन हुए, बच्चे को एकदम ठीक हो गया था। डॉक्टर ने बोला अब आप लोग घर जा सकते हो, डिस्चार्ज दे दिया। अब उसके मम्मी पापा, वो बच्चा, सब लोग घर पे गए और उस बच्चे को पहली बार उसका घर दिखाया कि बेटा यही वो एड्रेस है जहां पे तेरे को पल बढ़ के बड़ा होना है, यही वो एड्रेस है जहां पे तेरे को तेरा बचपन बिताना है, यही वो एड्रेस है जहां पे तेरे को ये सारा जिंदगी बिताना है। उसको उसका एड्रेस दिखाया, घर दिखाया, समझना। फिर बच्चा वहां पे आ गया, धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ठीक है। जैसे जैसे वो बच्चे में समझ आती गई तो उसके मम्मी पापा उसको ठुसाते गए कि बेटा तेरे को तो है ना हम बड़े होके डॉक्टर बनाएंगे। नहीं, उसके पापा फिर बोलते नहीं नहीं यार, डॉक्टर नहीं, हम हमारे बच्चे को आर्मी में भेजेंगे। वो बोलता है मम्मा नहीं नहीं आर्मी में नहीं, एक काम करते चलो हम हमारे बच्चे को पुलिस वाला बनाएंगे, ठीक है। ऐसे करके वहां पे वो लोग बात करते, मतलब कि वो लोग ये डिसाइड करते कि भैया इस बच्चे को धरती पे हमने क्यों लाया, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, एनो हेतु सूच है। यू गेटिंग दिस राइट? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, इस बच्चे को हमने इस धरती पे क्यों लाया, उसके दिमाग में पता है। हम, हमारे मम्मी पापा भी हमको बोलते हैं, हम 3-4 साल से મારા છોકરાને તો હું ડોક્ટર બનાવવાનો છું, અરે એને તો મસ્ત ટીચર બનાવવાનો છું, अरे એને તો હું સચિન સર ની જેમ लॉ बनावता सिखवाड़ीश। गेटिंग दिस राइट? सो अब ऐसे वैसे क्या करते हो गाइस, वो बच्चे के दिमाग में ठूसाते। बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर बच्चे को बोला देख बेटा तू बड़ा होकर डॉक्टर तो बन जाएगा, बट ये माँ बाप है ना, ये तेरी लायबिलिटी है। हाँ, माँ बाप को छोड़ के मत चले जाना, उसका साथ देना, उसको संभालना, वही लोग काम आएंगे। उन्होंने ही तेरे को, तेरी माँ ने ही तेरे को वहां पे 9 महीना अपनी पेट में रखा है, राइट? ये सारी चीजें ऑर्डिनरी है, कॉमन है, सब लोग बोलते हैं। बट उस बच्चे को समझाना भी जरूरी है कि ये माँ बाप जो है ना, वो तेरी लायबिलिटी है,
उसको तू कभी परेशान मत करना। तो वो बच्चे को क्या सिखाया, पहले तो उसका नामकरण हुआ, फिर उसको उसका घर दिखाया, फिर उसके दिमाग में ठुसाया गया कि तेरे को इस दुनिया में क्यों लाया गया है, डॉक्टर बनने के लिए। बेचारे को एंजॉय करने, डॉक्टर बनने के लिए लाया था। फिर उसको और ठुसाया, ये लायबिलिटी है तेरी, ठीक है। फिर अभी तक माँ बाप बोलते थे, अभी ये बच्चा बोल रहा है कि देखो भाई मेरी लायबिलिटी तो मुझे बता दी, मेरा ऑब्जेक्ट भी बता दिया, अभी ये ऑब्जेक्ट खत्म करने के लिए कुछ पैसे लगेंगे, राइट, कैपिटल लगेगा, वो तो दो मेरे को। ये ऑब्जेक्ट ऐसे ही थोड़ी खत्म होगा। हाँ, ऑब्जेक्ट खत्म करने के लिए, ऑब्जेक्ट खत्म करने के लिए आपको मुझे अथॉरिटी देनी पड़ेगी, समझना। ये ऑब्जेक्ट ऐसे ही खत्म नहीं होगा, राइट। आपको क्या देनी पड़ेगी, मुझे अथॉरिटी देनी पड़ेगी। वो अथॉरिटी दो तो मैं जाके काम करूं, तब जाके मैं, राइट। एंड दूसरा, ऐसे सिर्फ अथॉरिटी देने से कुछ नहीं होगा पापा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे, आपको मेरी कंपनी के शेयर्स सब्सक्राइब करने पड़ेंगे। हाँ, पैसे के बिना तो कैसे बात होगी। तो ये बच्चा बोलता है, समझना गाइस। सो फिर से एक बार स्टोरी को अगर हम कंक्लूड करें, बच्चे का जन्म हुआ, उसका नाम रखा, उसको उसका घर दिखाया, एड्रेस, देन उसके बाद ये बच्चा इस धरती पे क्यों आया है वो उसको सुनाया गया। देन उसके बाद बच्चे को वहां पे उसके दिमाग में ठुसाया गया, व्हाट इज द लायबिलिटी, राइट, तेरी लायबिलिटी क्या है, तेरे माँ बाप तेरी लायबिलिटी, राइट। सो ये सारी चीजें बच्चे के दिमाग के अंदर डाली गई। फिर बच्चा जैसे ही बड़ा हुआ, बच्चे ने बोला कि देखो भाई मुझे मेरा ऑब्जेक्ट खत्म करना है, डॉक्टर बनना है, तो पापा आपको अथॉरिटी देनी पड़ेगी कि मैं बाहर जाऊं, पढूं, राइट, बिजनेस करूं। तो उसको उसके पापा ने अथॉरिटी दी थी, चल हम तेरे को अलाउ करते हैं, तू जा, एक काम करते हैं, तेरे को पुणे भेजते हैं, वहां पे मेडिकल हॉस्पिटल अच्छा है, तू वहां जाके अपना डॉक्टरी कंप्लीट कर। अरे पापा सिर्फ भेजने से क्या होगा, पैसा चाहिए, राइट, वो भी दो। तो ठीक है चल भाई तेरे को पैसा भी देते हैं। जैसे ये सीक्वेंस है गाइस, ठीक वैसे ही समझना, जैसे ये सीक्वेंस है ठीक वैसे ही वहां पे सीक्वेंस रहेगी मेमोरेंडम के क्लॉज की। मैं आपको उसी सीक्वेंस में लेके चलता हूं। ये तो बच्चे की स्टोरी है, ठीक है। अभी इसकी क्लॉज की हम बात करें ना गाइस, तो सबसे पहला कंपनी का मेमोरेंडम अगर हम ओपन करें ना, तो सबसे पहला लिखा हुआ होता है कंपनी का नाम क्या है, तो उसको हम बोलेंगे गाइस नेम क्लॉज। फिर उसके बाद वो कंपनी का एड्रेस, बट पूरा एड्रेस नहीं लिखा हुआ होता, कंपनी कौन से राज्य में है, राइट। सो वहां पे उसको बोलते हैं एड्रेस क्लॉज। बट वहां पे लिखा हुआ क्या होगा, नेम ऑफ द स्टेट। जहां पे आपकी कंपनी सिचुएटेड होती है गाइस, उसका सिर्फ राज्य का नाम लिखा होगा। मतलब कि सपोज आज मेरी कंपनी है ना, सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, तो ऐसा नहीं लिखा होगा कि सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड हैविंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस @ C11 शरणम 11 ऑपोजिट कर्णावती क्लब सैटेलाइट अहमदाबाद। मेरे घर का या ऑफिस का एड्रेस नहीं लिखा होगा। तो द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात, खत्म। सपोज किसी की कंपनी बॉम्बे के अंदर, तो उसका पूरा बिल्डिंग का नाम और वो सब कुछ नहीं लिखा होगा। द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, खत्म। मतलब के मेमोरेंडम के अंदर जो दूसरे नंबर का क्लॉज है, उसके अंदर सिर्फ राज्य का नाम लिखा हुआ होता है, कभी भी पूरा एड्रेस लिखा हुआ नहीं होता है। समझ गए गाइस, ठीक है। अभी तीसरा पॉइंट, कंपनी का जो ऑब्जेक्ट होता है गाइस, जैसे मैं बात करूं अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, ठीक है। सो अंबुजा सीमेंट लिमिटेड का ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, सीमेंट बनाना,
फॉर एग्जाम्पल तो लिखा हुआ होगा कि भैया हमारी कंपनी व्हाइट सीमेंट, ब्लैक सीमेंट, पुट्टी, कलर, जो भी है वो मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है, होलसेलर कर सकती है, रिटेलर कर सकती है, इंपोर्ट कर सकती है, एक्सपोर्ट कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। एक प्लेसिस पे अदर प्लेसिस पे उसके ब्रांच ओपन कर सकती है, उसकी फ्रेंचाइजी दे सकती है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, पार्टनरशिप कर सकती है। वो सब कुछ ऑब्जेक्ट के अंदर लिखा है, बिकॉज वही वही करने के लिए तो ये कंपनी आपने बनाई है। समझना है गाइस? तो वो उसका मेन ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? मेन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर दो ऑब्जेक्ट गाइस लिखे हुए होते हैं। एक होता है कंपनी मेन क्या करने के लिए बनी, तो उसका मेन ऑब्जेक्ट होता है। और मेन ऑब्जेक्ट से जो रिलेटेड ऑब्जेक्ट होना, जैसे कि अंबुजा सीमेंट लिमिटेड सीमेंट बनाती है, बट कभी कभी वो दीवार पे करने का कलर बनाती है, ऑयल पेंट कलर और डिस्टिंबर कलर नहीं बनाती है। बट अगर वो कंपनी बनाना चाहे तो वो सिमिलर एक्टिविटीज है, बिकॉज वो भी कंस्ट्रक्शन काम के अंदर ही तो काम आता है, या वो भी आफ्टर कंस्ट्रक्शन ही तो काम आता है, राइट? मतलब कि उसका जो यूसेज है वो इक्विवेलेंट है। समझना गाइस? तो अगर कंपनी एंसिलियरी, एंसिलियरी मतलब कि जो रिलेटेड, वो मेन ऑब्जेक्ट नहीं है बट रिलेटेड टू मेन ऑब्जेक्ट है, राइट? उसको क्या बोलते हैं गाइस? एंसिलियरी। तो यस, जैसे जैसे बच्चे का ऑब्जेक्ट होता था कि बच्चे को क्यों इस दुनिया में लाया है, तो ऐसा बोला था कि भैया बच्चे को तो डॉक्टर बनने के लिए लाया है। तो वैसे भी अंबुजा सीमेंट लिमिटेड क्यों हमने बनाई है, तो कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करके लोगों को प्रोवाइड करने के लिए, बेचने के लिए हमने ये सीमेंट की कंपनी बनाई है। सो जैसे बच्चों का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक वैसे ही कंपनियों का भी ऑब्जेक्ट होता है। जैसे बच्चों की लायबिलिटी है कि अपने माँ बाप को संभाले, राइट? माँ बाप उसकी लायबिलिटी है। ठीक वैसे ही गाइस, ठीक वैसे ही यहाँ पे इनका भी लायबिलिटी होता है, और उसको हम बोलते हैं गाइस लायबिलिटी क्लॉज, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। लायबिलिटी क्लॉज हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जिसके अंदर दो टाइप की लायबिलिटी होती है। एक लिमिटेड लायबिलिटी होती है एंड एक अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। समझ लो, ठीक है? लिमिटेड लायबिलिटी में दो टाइप होते हैं। एक लिमिटेड बाय शेयर्स होता है, एंड दूसरा लिमिटेड बाय गारंटी होता है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है गाइस। लिमिटेड बाय गारंटी में भी वहां पे दो टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, तो जो भी कंपनी का लायबिलिटी होगा ना गाइस, वो आपके मेमोरेंडम के अंदर से आपको पता चल जाएगा कि आपकी कंपनी की लायबिलिटी क्या है। इसमें भी दो टाइप होता है, हैविंग नो शेयर कैपिटल एंड हैविंग शेयर कैपिटल। इसमें भी दो टाइप होता है, हैविंग नो शेयर कैपिटल एंड हैविंग शेयर कैपिटल। सो इस हिसाब से लायबिलिटी क्लोज होगा। बट आपको कंपनी की लायबिलिटी क्या है वो कहां पे देखने को मिल जाएगी गाइस? बताइए ना, वो कहां पे देखने को मिल जाएगी? आपके मेमोरेंडम के अंदर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सो ये सब कुछ तो ऑलरेडी गाइस मैंने आप लोग को बता दिया था। ये तो सिर्फ मैंने आपको टाइप ही बताया है कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ होता है, समझिए। ठीक है, बट मेमोरेंडम के अंदर कैसे लिखा हुआ होगा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके अंदर कुछ ऐसा हुआ लिखा हुआ होता है, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज, जो भी होगा वो यहाँ पे लिखा है। अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है तो लिमिटेड बाय शेयर्स लिखा होगा, लिमिटेड बाय गारंटी है तो गारंटी लिखा होगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी है तो वो लिखा होगा। ठीक है, इस तरीके से वो मेमोरेंडम के अंदर लिखा हुआ होगा। फिर उसके बाद गाइस पांचवा क्लॉज होता है, जैसे यहाँ पे ऑथोरिटी क्लॉज है ना, बच्चे ने बोला था ना
ના ના એ તો પોલિસી મોડર્ન પાછળ હશે મોડર્ન ની પાછળ એક હા એમાં મોડર્ન રાઉટર